हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियो होगा ये एचएस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है नीट 2020 का फिजिक्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता है नीट जो एग्ज़ाम था वो 3 मई को होने वाला था इस साल, बट कोविड-19 के चलते ये 13 सितंबर को कंडक्ट हुआ अल्टीमेटली। ठीक है, तो एग्ज़ाम हो चुका है, क्वेश्चन पेपर आ चुका है, बट मैं ये कह देता हूँ कि हार्ड कॉपी अभी तक मेरे पास नहीं आया। मैंने जो क्वेश्चंस है वो इंटरनेट से देख लिया है। पहले ये बता देता हूँ, जो फिजिक्स पेपर था नीट का, तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं, 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और ये एक एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर था 45 क्वेश्चंस जो थे, पहले मैं ये बता देता हूँ, ये फिजिक्स पेपर बहुत इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिजिक्स पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि अलग अलग कोचिंग सेंटर के जो बुकलेट होते वहाँ से आया, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी से ही आया है डायरेक्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा है कि एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में मैंने पूछा दूसरे टीचर से, तो उन्होंने बताया वो भी बहुत इजी आया है। अल्टीमेटली तुम ये कह सकते हो कि जो नीट 2020 था वो इजी गया, मतलब इस हिसाब से। मतलब अगर तुम कट ऑफ के बारे में बात करो तो तुम्हें 500 प्लस चाहिए होगा। अगर तुम जनरल कैटेगरी में हो तो सिलेक्शन के लिए मिनिमम, मतलब मेरे हिसाब से, मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से इतना चाहिए होगा, 500 प्लस, तो सिलेक्शन हो जाएगा जनरल। एससी एसटी के बात में यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो अल्टीमेटली देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आया है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, मैं फिजिक्स का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ना नीट का, जो 45 क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करके दे दूंगा। बट अब मैं जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि मैंने जो पढ़ाया है, मतलब मैंने मान लो एचएस फर्स्ट ईयर में मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कराया और मैं वेक्टर जस्ट स्टार्ट किया हूँ। और सेकेंड ईयर की बात करूँ तो मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अबाउट टू कंप्लीट है। ठीक है, चैप्टर 3 मैंने विस्टन ब्रिज तक पढ़ा लिया, और चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है वो कंप्लीट है। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी जो है वो भी कंप्लीट है। तो पहले हम ये देख लेते हैं जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, मतलब इस चैनल में जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो जितना प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये तो पता करें। तो चलो इन सब चैप्टर को थोड़ा सा देखते हैं कि इन सब चैप्टर से जो क्वेश्चन नीट 2020 में आया है कि नहीं, और अगर आया है तो हमने जो सीखा वो अप्लाई करके यहाँ पे ये इसके आंसर हम कर पाते कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, एक पीस ऑफ पेपर मैंने लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्वेश्चंस है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। और वैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर मिल ही जाएगा अल्टीमेटली, है ना। अभी मेरे पास हार्ड कॉपी है नहीं, मैंने बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास टोटल 8 क्वेश्चंस है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने जितना करवाया आज तक अपने इस चैनल में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन देख लो। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूँ, सुन लो। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, in a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. 5 volt electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of the electric field in this region is, तो ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 ABCD ऑप्शन दे दिया। ठीक है, 1 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, 0.5 न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार सुन लो। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, ये इस वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है ना वो है 5 वोल्ट थ्रू आउट, मतलब ये थ्रू आउट 5 वोल्ट है। तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो तुम्हें पता है कि E इक्वल टू मैग्नीट्यूड पूछा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, E मैग्नीट्यूड जो होता है वो dV/dr होता है, सीखा हुआ है ना। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट थ्रू आउट है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा, कांस्टेंट का होगा, तो अल्टीमेटली 0 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, वो हमने सीखा हुआ है ना, हमने वीडियो में सीखा हुआ है, इस चैनल पे तुमने सीखा। तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास। सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो कह रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक तुम्हारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हैज़ ए चार्ज, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज जो है Q, इसका वैल्यू है
3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। कंडक्टर है, पहली बात तो कंडक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्फेरिकल कंडक्टर है, 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो बताना है एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये रेडियस यहाँ पे है, अब 15 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, बाहर होगा, सिंपल सी बात है, बाहर होगा। तो तुमने गॉस लॉ में पढ़ के रखे हो, अगर तुम्हारे पास बाहर पॉइंट होता है तो वो कैसे ये जो चार्ज है वो कैसे हो जाता है, इसको हम पॉइंट चार्ज के हिसाब से देख लेते हैं, है ना। अगर हमारे पास रीजन जो होता है वो बाहर हो जाता है, 15 सेंटीमीटर कह रहा है ना, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा जो कि 15 सेंटीमीटर होगा। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए ये चार्ज कैसे पॉइंट चार्ज के हिसाब से काम करता है। वैसे भी मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने ये पॉइंट भी बताया भी हुआ है, और यहाँ पे तुम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो, बट इतना कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। और वैसे भी ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लिखोगे तो पॉइंट चार्ज के हिसाब से ये बिहेव करेगा। ये वाला चार्ज जो है बाहर अगर पॉइंट होगा तो पॉइंट चार्ज, ये वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर हमारे पास इस स्फीयर से कंडक्टिंग स्फीयर है, इससे अगर पॉइंट बाहर चला गया, मतलब इसका रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है, 15 में पूछ रहा है, तो इसका पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है वही फाइनल आंसर होगा। तो हमारे पास होगा E = 1/4πε0 Q/r²। तो इसका वैल्यू तुम्हें पता है 9 × 10⁹ Q तुम्हारे पास है 3.2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R कितना दिया तुम्हारे पास 15, तो 15 × 10⁻² लिख रहा हूँ क्योंकि सेंटीमीटर है ना, और उसका स्क्वायर। तो ऑप्शन तो है मेरे पास वैसे देखो ऑप्शन जो दिया है उन्होंने ऐसे दिया 1.28 × 10⁶, 1.28 × 10⁷, 1.28 × 10⁴, 1.28 × 10⁵, मतलब 1.28 तो आंसर होने ही वाला है। पहली बात उन्होंने पावर को चेंज किया 10⁶, 4, 5, 7 ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे 10⁻⁴ हो जाएगा, ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 13, और ये हो जाएगा 10⁶ हो गया हमारे पास, ठीक है। नीचे तुम्हारे पास रहता है 15 × 15 मतलब 225 रहता है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन है, तुम खुद से कर पाओगे, आंसर तुम्हें मिल भी जाएगा, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ये 8 हो गया, 18 और 27, और ये ऐसे हो गया, है ना। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 288/225 इंटू, इसको हटा दिया ना तो 10⁵ हो जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हारे पास 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, मेरे हिसाब से यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है, तो 1.28 × 10⁵ हो गया, ठीक है। ये भी तुम करके रखे हो, हमने इस चैनल पे सीखा हुआ है ना। चलो 2 क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे, 4 + 4 8 मार्क्स हो गए तुम्हारे, जितना सिलेबस मैंने कवर किया उससे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था चैप्टर 3 से, जो कि हमने डिस्कस कर लिए है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे है मेरे पास, वो कह रहा है कि रॉ मतलब रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रॉ वर्सेस टेम्परेचर, इसका ग्राफ जो है इसको तुम्हें ड्रॉ करना है। रॉ वर्सेस मतलब रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है, किसके लिए, तो कॉपर के लिए। तो ये मैंने डिस्कस की थी, ये मैंने बताया था कि हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सिंपल ग्राफ ही दिया हुआ है, ABCD में 4 ग्राफ उन्होंने ड्रॉ करके दिया है, तुम्हें बताना है कौन सा सही ग्राफ है। अब बताओ कैसे करोगे। तो इसका ग्राफ एक तो कि तुम्हें अगर डायरेक्ट याद हो तो तुम्हें पता है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो मेटल के लिए होगा, मतलब स्पेशली कॉपर के लिए, जो कि NCERT किताब में गिवन है, NCERT किताब से उठा के दे रहा है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, खत्म कहानी। अगर तुम मेरे से रीज़न पूछते हो, वैसे मैंने वीडियो पे बता दिया रीज़न क्या है, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास ये था ρ = 1/σ, और सिग्मा होता है n² τ/m। तो ρ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर और इसके ऊपर। ये नंबर डेंसिटी होता है और ये टाउ होता है, बट मेटल के केस में नंबर डेंसिटी जो होगा वो इतना मायने नहीं रखेगा, टाउ जो होगा वो मायने रखता है। मैंने पूरा इलेबोरेशन इसका दे दिया है, मेरे चैनल पे वो वीडियो है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ठीक है, वो मैंने करवा दिया। तो इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। चलो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आंसर है सिंपल सा, ये ग्राफ है, 4 ग्राफ है तुम्हारे पास, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, सुन लो क्वेश्चन को। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ ए डायपोल मोमेंट दिया हुआ है तुम्हारे पास P, मतलब ठीक है,
डायपोल मोमेंट है 16 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट डिस्टेंस, अच्छा आर तुम्हें दिया हुआ है, सेंटर से उसका डिस्टेंस है 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस। तो डायपोल एक्सिस के साथ जो थीटा है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल, मतलब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस, ठीक है। मतलब कह रहे हैं ये है तुम्हारे पास एक डायपोल है, तो इस कंडीशन में उसका पोटेंशियल कितना होगा। वैसे तुम्हें मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, अगर पोटेंशियल की बात कर रहे हो तुम, अगर तुम पोटेंशियल की बात कर रहे हो, है ना, तो डायपोल के टाइम में वो होता है 1/r², ठीक है। तो हमने इसका आर्बिट्ररी पॉइंट पे पूरा एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, ये तुम डायरेक्ट लिख दोगे v = 1/4πε0 p cos θ/r²। तुम्हें याद होगा, ये सीखा हुआ है, हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, पूरा एक्सप्रेशन डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू लिख दो 9 × 10⁻⁹ हो गया तुम्हारे पास। p का वैल्यू तुम्हारे पास देखो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, उन्होंने दे दिया ऐसा यूनिट में, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये लिखो 16 × 10⁻⁹, ये +9 -9 कट भी जाएगा। p cos θ मतलब cos ऑफ 60 डिग्री लिखना है, r² मतलब इसका स्क्वायर मतलब 0.36 लिखना है ना, ठीक है। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, ये कितना होगा, ये तो हाफ हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा 36 इंटू, वैसे तुम कर ही लोगे मुझे पता है, फिर भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और ये एक 2 यहाँ से आएगा, cos 60 का हाफ होता है, तो ये नीचे आएगा, यहाँ पे 9 × 16 लिख देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे ये हो गया 4, ठीक है, और ये दोनों मिला के 2, और ये ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 × 10² अल्टीमेटली 200 वोल्ट। तो ये करेक्ट आंसर है तुम्हारे पास, 200 वोल्ट हो गया। सिंपल सा प्रॉब्लम था, इतना टाइम भी नहीं लगा, इतना टाइम मतलब है भी नहीं तुम्हारे पास एंट्रेंस में, है ना। जल्दी जल्दी करना है, मेरे जैसा इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत जल्दी शॉर्टकट में कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला अगर आता है तो बहुत जल्दी ही करना है, ठीक है। तो मैं बस दिखा रहा हूँ, देखो और एक क्वेश्चन है जो कि कलर कोडिंग से है। कलर कोडिंग तुम सीख चुके हो, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कलर कोडिंग जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक है मतलब एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड मतलब CBSE ने इसको हटा दिया, बहुत सारे स्टेट बोर्ड भी ऐसे हैं जो कि कलर कोडिंग को हटा दिया। कोविड-19 के चलते मतलब स्कूल और कॉलेजेस जो है वो खुल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिडक्शन इन द सिलेबस है, 30% रिडक्शन इन द सिलेबस है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर तुम्हें रिडक्शन इन द सिलेबस के बारे में एक वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मैं बना दूंगा और बता दूंगा कहाँ कहाँ पे मतलब रिडक्शन हुआ है और कैसे कैसे रिडक्शन हुआ है, किस किस चैप्टर में, ठीक है। तो चलो कलर कोडिंग तो एंट्रेंस का क्वेश्चन है, वहाँ पे तो सिलेबस में है ही है, तुम्हें पढ़ना है। वैसे मैंने वीडियो बना के रखा है कलर कोडिंग में, तो क्वेश्चन सुन लो क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक रजिस्टर है जिसका कलर ये है, गिवन है, ये तुम्हारे पास एक रजिस्टर बना के दिया हुआ है, येलो है, वायलेट है, ठीक है, ब्राउन है और गोल्ड है। तो देखो क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास, यहाँ पे मैंने वो बनाया नहीं, क्वेश्चन ऐसे करके बनाया हुआ है ना, ऐसे करके बनाया, ऐसे कलर दिया हुआ है, ठीक है। इसको येलो लिख दिया, इसको मैंने वायलेट लिख दिया, इसको ब्राउन और इसको गोल्ड। गोल्ड के लिए तुम्हें पता है क्या होगा, ±5%, तो 5% यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास, ऑप्शन में भी 5% है एक, ठीक है। सिल्वर के लिए कितना होगा 10%, वो तुम्हें पता है, और कुछ कलर नहीं होगा तो 20% ±, ठीक है। तो ± इन्होंने ऑप्शन पे यूज़ नहीं किया, 5% लिखा, तो ठीक है। चलो इसके लिए क्या करना है, तुम कहोगे सर इसके लिए BB राय आप अप्लाई कर दो, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो इतना मुझे नहीं चाहिए वैसे भी, फिर भी लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, इतने से हो जाएगा, इतने से हो जाएगा प्रॉब्लम। येलो 4 है पहला, ये मार्कर भी काम नहीं कर रहा है। फिर है तुम्हारे पास वायलेट, तो वायलेट देखो 7 है, तो लिखो 7 4 7 इकट्ठा लिख लिया। फिर क्या करना है, इंटू देना है और 10 पावर लिखना है। क्या है, ब्राउन, तो ये B जो होता है वो ब्राउन होता है। मैंने बताया था कि ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे सीखो, और सेकंड वाला जो B है वो ब्राउन होगा, तो 10 पावर 1 होगा और साथ में 5% आ जाएगा। तो तुम्हारे पास कितना हो गया 470 ओम और 5%,
ये ऑप्शन में है तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, चलो जल्दी जल्दी। देखो जो जो चीज़ हमने सीखा अभी तक, उसी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है 2020 का, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है और जो हमने सीखा वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अभी तक तो सारा क्वेश्चन हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, जबकि एयर इसका मीडियम था, तो उसका कैपेसिटेंस था 6 माइक्रोफेराड। तो मैंने इसको अपने वीडियो में ऐसे लिखा था C0, ठीक है, तब है 6 माइक्रोफेराड। अब कह रहा है कि अब एक मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ना, एक कैपेसिटर है, मीडियम एयर है, ठीक है ना, सिंपल था। और अब कह रहा है कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुमने इंसर्ट कर दिया, तब इसका जो प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो इस केस में, एयर वाले केस में था 6 माइक्रोफेराड, और जब तुमने इंट्रोड्यूस कर लिया डाइलेक्ट्रिक तब हो गया 30 माइक्रोफेराड। सिंपल था। अब कह रहा है कि इसका जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है ना, मतलब एप्सिलॉन m, वो कितना है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो देखो एप्सिलॉन C0 मतलब क्या है, जब एयर था, और एप्सिलॉन लिख दे रहा हूँ बार बार, Cm मतलब क्या होता है, तुमने सीखा है K एप्सिलॉन नॉट, K C0 होता है ना। C मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D C0, और Cm क्या होता है, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये तो C0 है ना, तो ठीक है, ये मैंने बता दिया था। अब देखो क्या करना है, सिंपल सा था, तुम ऐसे करो, Cm बाई C0 क्या होगा, K होगा, ठीक है। तो Cm का जो वैल्यू है वो है 30, इसका जो वैल्यू है वो है 6, और ये क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो K हमें पता था, K क्या है, K था एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से निकलेगा ना, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारे, K को रिप्लेस कर दो एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, तो एप्सिलॉन m कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, चलो इसको कर लो, वैसे ऑप्शन नहीं चाहिए तुम्हें, कर लो। 0 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, फिर 42 हो गया, और ये 44 हो गया, है ना, और यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो जो आंसर है ना वो ऐसा है 0.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 विथ यूनिट, जो यूनिट है वो यहाँ पे बैठ जाएगा, ऐसा यूनिट। तो समझ रहे हो ना, मतलब 25 इन्होंने जो ऑप्शन दिया वहाँ पे 25 इन्होंने नहीं लिखा, तो मैंने भी नहीं लिखा 0.44 इंटू 10 टू द माइनस 10। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। C0 का वैल्यू गिवन है, मतलब जब एयर में था ये तब 6 माइक्रोफेराड था, जब तुमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया तब है 30 माइक्रोफेराड, और तुम्हें ये पता है, ये चीज़ पता है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसा है, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रीप वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम था। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रीप वेलोसिटी 7.5 इंटू 10 लिख लेते हैं। चलो मैं मार्कर चेंज करता हूँ, रुक जाओ। ड्रीप वेलोसिटी कह रहा है कितना है, देख लो, ड्रीप वेलोसिटी कह रहा है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रीप वेलोसिटी 7.5 इंटू 10 टू द माइनस 4 मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तुम्हें गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। हैज ए मोबिलिटी ऑफ, तो मोबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, ड्रीप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो कुछ है ही नहीं है, क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ये। चलो ये कितना है, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ये कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो तुम खुद से कर लोगे, 325 जा तो ये 2.5 हो जाएगा, और ये ऊपर उठ गया तो वो 6 हो जाएगा, है ना,
10 -4 6 हो जाएगा। बस ये आंसर है तुम्हारे पास विथ ऐसा यूनिट। जो भी यूनिट है वो गिवन है, क्वेश्चन में यूनिट गिवन है। यूनिट के बारे में इसलिए मैं इतना बता नहीं रहा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम पढ़ चुके थे, हमें पता था, है ना। देखो ये वैसे ये स्टैंडर्ड तो बहुत लो है यार, ये पूछ लिया पता नहीं क्यों, जो भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो हम पढ़ चुके हैं वीडियो में। और एक क्वेश्चन है, देखो मैंने पहले कहा था ये जो वीडियो होगा वो एचएस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो शायद एचएस फर्स्ट ईयर के बच्चे जो देख रहे हैं वो सोचेंगे कि हमारे लिए तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं सर, आपने तो हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा करवा दिया। तो उनके लिए भी एक क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, ए बॉल इज थ्रोन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, तो सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं ना, ये टावर है, ठीक है, सर्टेन हाइट का होगा। तो यहाँ से तुमने एक बॉल को फेंका, तो ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड है, तो जी का प्रॉब्लम है, मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ये पॉजिटिव होगा। तुम्हें पता है बच्चों, क्लास 11 से बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। 12th के बच्चे को तो पता ही है, वो तो खुद से कर लेगा, मुझे पता है, ठीक है। तो टॉप ऑफ ए टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, तो कुछ टाइम के बाद इसने ग्राउंड को हिट कर लिया। जब हिट कर रहा था तब इसका वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है ये जो हाइट है मान लो h है, तो ये कितना है। क्वेश्चन को फिर से और g जो है ना, g का वैल्यू तुम्हें दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, पढ़ने की जरूरत है नहीं अब। ये टावर है, एक सर्टेन हाइट का है, इसके टॉप ऑफ द टावर से तुमने एक बॉल नीचे फेंका, ठीक है। तो जब ये हिट कर रहा था ग्राउंड को, तब उस टाइम पे उसका वेलोसिटी था 80 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली तुमने एक वेलोसिटी दिया जो कि है इतना, तो v भी तुम्हारे पास गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड, और g तुम्हारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उन्होंने दे दिया, ठीक है। अब h ये हाइट ऑफ द टावर तुम्हें निकालना है, क्या है ये प्रॉब्लम। तो अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस 80, मतलब यहाँ पे gt होगा। और ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि पहले टाइम तो पता चले। इन्होंने क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा, मैं पढ़ता हूँ, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम। वो कितना टाइम है वो उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल देंगे, क्या है, और जी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना। तो ये तुम्हारे पास हो गया 80, ये हो गया 20, ये 10 है इंटू टी है, तो ये सिंपल है, ये 60 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस होने के बाद हाँ 60 हो जाएगा, इक्वल टू 10t है तुम्हारे पास, तो t इक्वल टू 6 सेकेंड हो गया। चलो हो गया इतना 6 सेकेंड। ये हमसे नहीं पूछा, हाइट ऑफ द टावर पूछा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हमें पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर है ना, प्लस ही होगा, g तो प्लस ही होगा, यहाँ पे सारा काम ऐसे हो रहा है। तो u है 20 इंटू टी है 6 प्लस हाफ, ये है 10 और ये हो गया 36, ठीक है। चलो कर देते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 120 प्लस ये 5, सो कर दो 30 15, ये 18, तो ये 2200, ये 300, बस ख़त्म कहानी, 300 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया, टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एचएस सेकेंड ईयर के बच्चे को स्पेशली कहना चाहता हूँ कि मीटर ब्रिज से एक क्वेश्चन आया हुआ है, बट मैंने जो वीडियो लास्ट अपलोड किया है वो मतलब ईस्टर्न ब्रिज का था, इसलिए मैंने मीटर ब्रिज का वीडियो नहीं डाला। एचएस सेकेंड ईयर के बच्चे को ये भी कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर का सारा मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैंने दोनों के लिए बनाया, और ये मतलब याद रखते हुए बनाया कि मैंने चैनल पे कितना वीडियो अपलोड की। तो अगर तुम कहते हो तो मैं अलग से पूरा जो है 45 क्वेश्चंस वो सॉल्व करके दे दूंगा, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब तक हमने जो सीखा, क्या उससे हम प्रॉब्लम कर पा रहे हैं। जो इस चैनल में वीडियो आ रहे हैं, जो तुम पढ़ रहे हो मेरे से, वो क्या हेल्पफुल है। क्या आज का जो मतलब नीट एग्ज़ाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन तुम जो मेरे चैनल फॉलो कर रहे हो उसको कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई होप कि तुम समझ चुके हो कि जो तुम सीख रहे हो वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन भी हुआ, मैंने बताया। ये जो 8 क्वेश्चन थे वो भी तुम्हें पता है बहुत ईजी थे। तो ओवरऑल फिजिक्स का क्वेश्चन इजी होना वो भी एक बड़ी बात है, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन था। और जो एक चीज़ है कि
अगर तुम्हें एग्ज़ाम एंट्रेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब एंट्रेंस के लिए एनसीईआरटी वो तुम्हारा बेस्ट किताब होता है, इसी को सबसे ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ वहाँ मत भागो और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो चलो आज की वीडियो इतना ही, फिर से मिलेंगे और ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। मैं बार बार ये कहता हूँ, आई होप इस टाइम तो तुम मुझे हेल्प करोगे ही, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ सर के वीडियो में से कर पा रहे हैं हम, तो शेयर ज़रूर करना। शेयर करोगे तो मुझे मतलब मुझे हेल्प कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच।